हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है विकास और आइए आज बात करने वाले हैं हम एमपीएसआई जेल प्रेरी के ऑनलाइन टेस्ट की। मैं ऐसा आशा करता हूं कि अभी तक आपने 10 पेपर लगा लिए हैं और इन 10 पेपर में आपको अभी तक इंग्लिश का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी कुछ खुल गया होगा और इंग्लिश समझ में भी आने अब शुरू हो गई होगी। आपके इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहे हैं इसके बारे में मुझे प्लीज़ मैसेज करा करिए, मुझे बताइए करिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन किया करिए। मैंने व्हाट्सएप नंबर दे के रखा हुआ है। मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मैं जो पेपर बना रहा हूँ और जो आप सॉल्व कर रहे हैं इससे आपका इम्प्रूवमेंट कितना हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास और एक्सप्लेनेशन। पहला क्वेश्चन है, कालिदास वॉज डैश पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। कालिदास, अब देखो व्यक्ति एक ही है ना, उसके दो स्किल्स या दो नाउन पता चलते हैं। जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी होती है तो हम दो बार आर्टिकल नहीं लगाते। मतलब यहाँ पर भी आर्टिकल लगाना और यहाँ पर भी आर्टिकल लगाने का नियम हमारे पास नहीं है। एक व्यक्ति की दो क्वालिटी हो तो हमेशा पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगाना है, परंतु बाद वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। ये फिक्स नियम है। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरे फादर एक टीचर भी हैं, एक आर्टिस्ट भी है। माय फादर इज अ टीचर एंड आर्टिस्ट। मैं अ टीचर एंड अ आर्टिस्ट नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, इसलिए अब पोएट है, एक ही पोएट है, तो प वर्ड कहाँ से आता है? वॉवल साउंड से आता है। वॉवल के पहले क्या आता है? ए आता है। दूसरे वाले के पहले कोई आर्टिकल नहीं। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें दूसरे में कोई आर्टिकल ना हो। यहाँ ए लिखा है, यहाँ दा लिखा है, यहाँ ए, यहाँ नो आर्टिकल। तो हमारे पास जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ? बाद वाले में आर्टिकल लगना नहीं था, इसलिए हमने लगा लिया आंसर। और आई थिंक आपने भी यही टिक लगाया होगा। आपको मिलते हैं एक नंबर। आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश यू वॉज टाइड टू डैश ट्री विथ डैश रोप। जो यू, यू एक पक्षी जैसा होता है, बेसिकली बड़ा शुतुरमुर्ग जैसा होता है, उसका छोटा रूप आप ऐसा मान लो, उसको यू कहते हैं। यू क्या कहते हैं? इसका उच्चारण, सबसे पहले खास बात, इसका उच्चारण क्या पढ़ा जाता है? इसका उच्चारण पढ़ा जाता है यू। क्या पढ़ा जाता है? यू। ईयू नहीं पढ़ा जाता। तो सबसे पहले तो यू ही है। अब यू होने की वजह से इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम कॉन्सोनेंट मानते हैं। कॉन्सोनेंट के पहले क्या आता है? ए आता है। तो सबसे पहली बात एक यू। ठीक है, तो ए यहां लिखा है, यहाँ एन लिखा तो ये गलत हो गया, यहाँ ए लिखा तो सही, यहाँ दा तो वैसे भी नहीं आएगा। अब या तो ऑप्शन ए वाला होगा या ऑप्शन सी वाला होगा, ये कंफर्म हो गया। टाइड टू डैश ट्री, एक पेड़ से बंधा था, एक उस पेड़ पे रस्सी बंधी थी। पेड़ से यू को बांध दिया गया रस्सी से। तो टाइड टू एक पेड़ से, तो यहां पर भी ए आ गया, यहां पर भी ए आ गया। और विथ आ रोप, एक रस्सी से, तो यहां पर भी ए आएगा क्योंकि एक ही रस्सी है। ठीक है, एक रोप को दिखाया गया, एक पेड़ को दिखाया गया, एक यू को दिखाया गया। तीनों अलग अलग हैं लेकिन सब में एक एक का रूल लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे तीनों के पहले क्या आएगा? ए आएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, दा लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी अगर ट्री का यूज दो बार हो जाता तो दा लगाते, या रोप का यूज दो बार हो जाता तो दा लगा लेते, या रोप को दोबारा दिखाना होता, या रोप कोई क्वालिटी वाली रोप दिखा रहे होते, कुछ इस तरीके से दिखाते तो भी हम दा पे पहुंचते। पर ऐसा तो कुछ इस क्वेश्चन में हुआ नहीं, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? तीनों में ए लगा दें। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आर्टिकल फिर से आया, ऑन सच। अब यहां पे सच के बाद आ यूज जनरली होता है, सच्चा, ऐसा यूज करते हैं सच आ। तो यहाँ पे देखो मॉर्निंग है, वैसे भी मॉर्निंग के पहले एक एडजेक्टिव आया। मॉर्निंग क्या है? एक नाउन है, पहले भी याद कर लो। नाउन के पहले एक एडजेक्टिव हो तो हमेशा ए और एन का यूज तो फिक्स ही होता है। और यहाँ पे क, कोल्ड वर्ड किससे बना? का से। का भी क्या हुआ? कॉन्सोनेंट हुआ। कॉन्सोनेंट की वजह से क्या बनेगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। ऑन सच कोल्ड नाइट, इतनी ठंडी रात थी कि मैं बाहर नहीं गया, ये उसका मतलब है। गॉट इट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन जनरली फिक्स प्रेपोजिशन पे होते हैं। ओनली द ब्लड स्टेन्ड रोड वॉज अ विटनेस डैश हिज असैसिनेशन। अब देखो ये मीनिंग आपको शायद समझ में ना आया हो, मैं हिंदी समझाता हूँ। ओनली, केवल, ब्लड स्टेन्ड रोड मतलब जो सड़क थी, जो सड़क थी उस पे ना खून के दाग ऐसे पड़े हुए होंगे, खून के दाग, ब्लड स्टेन। वही खून के दाग ही एकमात्र विटनेस है। विटनेस मतलब साक्ष्य हैं। एक विटनेस क्या बोलते हैं हम? साक्ष्य
हैं जो ये बताते हैं कि वहां पर असैसिनेशन हुआ था। अब ये असैसिनेशन का मतलब होता है राजनीतिक हत्या। असैसिनेशन जो राजनीतिक हत्या हुई उसका जो वहां पे जो विटनेस है, जो साक्ष्य हैं वो मौजूद है, केवल वही है कि रोड में ब्लड के दाग पड़े हुए हैं, उससे पता चलता है कि घटना वहीं घटी। अब आपको यहाँ पे विटनेस का प्रेपोजिशन पता चलना चाहिए। वॉज अ विटनेस डैश हिज असैसिनेशन, कि यही एक बात बता रहे हैं। तो विटनेस ऑफ हिज असैसिनेशन नहीं, वो तो व्यक्ति नहीं है, उसमें खून के धब्बे बता रहे हैं। ये एक नॉन निर्जीव चीज है, वस्तुओं के रूप में आ रही है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? विटनेस टू का यूज करेंगे, विटनेस ऑफ नहीं। विटनेस कौन है? ब्लड स्टेन है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या होगा? टू इसका आंसर होगा। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन के रूप में है। वैसे विटनेस ऑफ का भी यूज कर सकते थे यदि यहाँ पे जीवित व्यक्ति होता, जैसे राज इज अ विटनेस ऑफ, तो राज लिखा होता है यहाँ पे, स्टेन रोड ना लिखकर अगर हम किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, राकेश वॉज अ विटनेस ऑफ, तो राकेश के साथ यहाँ पे क्या आ जाता? ऑफ। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या है? ब्लड स्टेन रोड, निर्जीव चीज, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? करेक्ट, समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कंटिन्यू स्माइल। अब स्माइल की तो बिल्कुल फिक्स रूल है, आंख बंद करके एक बार में टिक लगाइए। ही स्माइल्ड एट मी, laughed at me, ठीक है। smile at, laughed at, surprised at, irritated at, vexed at, we, ये मैंने लिखा vexed, vexed मतलब भी चिढ़ छूटना, गुस्सा होना। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना जनरली इसमें at ही लगता है, तो याद कर लो, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, नो कंफ्यूजन। आइए स्माइल एट हो गया। मिस्टर पवन बंसल, ये कोई है? मिस्टर पवन बंसल वॉज द डैश रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आंसर वैसे फर्स्ट भी लगाया जा सकता था, लेकिन ये बताता है, ये ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है जब रेलवे मिनिस्ट्री का गठन हुआ उस वर्ष सन में फला फला तारीख को, तो ये पहले रेलवे मिनिस्टर बने। पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जिससे पता चल पाए पहले बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पूर्व की तरफ जरूर जाता है क्वेश्चन, और लास्ट में हम जा नहीं पाते कि ये डिपार्टमेंट ही बंद हो गया हो तो बात अलग, इसलिए हम जनरली क्या यूज करेंगे यहाँ पे? फॉर्मर का। लेकिन अगर हमें इसमें डेटा मिल जाए कि सन इतने इतने में पहली प्रधान मंत्रालय रेलवे मंत्रालय बने और उसके पवन बंसल जो है वो पहले मंत्री उठे, तो वो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हमारे पास आंसर क्या होता है? हम पिछले मान सकते हैं, इसलिए हम कहाँ पे जाएंगे? फॉर्मर पे जाएंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनीषा, तनीषा एंड गरिमा, ये तीन नाम हैं। मनीषा, तनीषा एंड गरिमा आर गुड सिस्टर, ये तीनों अच्छी बहनें हैं। बट द डैश इज बेटर देन डैश, लेकिन अब कौन किससे अच्छी है? तो एक बात याद रखो, जब दो लोगों में तुलना होती है, अगर सिर्फ मनीषा तनीषा होते तो इसको यूज करते फॉर्मर और इसका यूज करते लेटर, ठीक है। लेकिन अभी तीन लोग हो गए, मनीषा तनीषा गरिमा, तो अब जब तीन लोगों में तुलना होती है तो पहले वाले को हमेशा फर्स्ट और आखिरी वाले को हमेशा लास्ट ही माना जाता है, ये फिक्स नियम ही है। दो तक की तुलना हो तो फॉर्मर लेटर, दो से अधिक की तुलना हो तो फर्स्ट और लास्ट, इसलिए हमारे पास आंसर फर्स्ट लास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट हमारे सब्जेक्ट कितने हैं? तीन हैं। गॉट द आइडिया? चलिए आगे देखते हैं। मिस्टर पाल, ये जो मिस्टर पाल है डैश टू अमेरिकाज लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ गए थे, तो हमने एक रूल पढ़ा है कंसेप्ट में, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, अगो, कुछ हमने वर्ड सीखे हैं ना, लास्ट के साथ लिखा है जैसे लास्ट मंथ या लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग या एगो, इन शब्दों के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। तो गो का पास्ट क्या होता है? वेंट होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? वेंट। गॉट द आइडिया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माई फ्रेंड डैश, देखो अभी मैंने क्या कहा? अगो आए तो सिंपल पास्ट लगाइए या पास्ट इंडेफिनिट लगाइए, तो आंसर एक ही बार में आपको याद हो गया। डाइड का यूज होगा, डाइस तो प्रेजेंट है, डाई प्रेजेंट है, ये फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म में लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। एगो का यूज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डाइड आएगा। करेक्ट, ये बन गया होगा आंसर आपको। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई डैश लाइक टू सी दैट पैट, मुझे मैं उस पेन को देखना पसंद करूंगा। तो जब आपकी इच्छा होती है तो मॉडल में हमेशा
वुड का यूज करते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू गो ऑन मून, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू। इच्छा है, इच्छाएं दिखाने के लिए किसका यूज करना आप हमेशा, वुड का यूज करना, तो याद रख लीजिए। गॉट इट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी डैश नॉट टू वॉक ऑन द ग्रास। अब देखो यहाँ पे मॉडल हम कोई भी लगा सकते थे, लेकिन एक ट्रिक मिल रही है। यहाँ पे नॉट के साथ जैसे शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट, कुछ भी लिखा हो, कभी भी मॉडल के बाद टू का यूज नहीं होता है। सिर्फ एक ही मॉडल है OUGHT, ओट के साथ लगा होता है टू, तो जो O2 होता है ना केवल उसमें मॉडल आता है। और देखो यहाँ पे चुपके से कौन बैठा हुआ है, टू, तो एक ही बात फिक्स हो गई है कि ओट का ही आंसर आएगा, किसी और मॉडल के बाद टू लगता ही नहीं है, सिर्फ O2 में लगता है टू, इसीलिए आंसर हो गया। गॉट इट, बना, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब एक्टिव पैसिव वॉइस आ गए हैं। नॉट अ वर्ड वॉज स्पोकन बाय द क्रिमिनल इज अ सेल्फ डिफेंस, मतलब क्रिमिनल के द्वारा जब एक भी शब्द ना बोला जाए तो वो सेल्फ डिफेंस माना जाता है। तो द क्रिमिनल, देखो वॉज स्पोकन लिखा है, मैंने पहले भी आपको सिखाया, जब भी कोई क्वेश्चन वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, ये पैसिव वॉइस दिखाता है, क्योंकि वॉज वेयर के साथ तो आईएनजी आता है जब एक्टिव वॉइस है, और वॉज वेयर के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ये पैसिव वॉइस है। तो इसका जो एक्टिव बनेगा ना, वॉज वेयर थर्ड फॉर्म बदल जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ये ट्रिक है, मैंने पहले भी बताई है। तो अब वॉज स्पोकन की जगह ऐसा आंसर ढूंढिए जिसमें स्पोकन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पोक। तो ये वर्ड कहां लिखा है पहले ये देखो, क्रिमिनल स्पोक, द क्रिमिनल इन सेल्फ डिफेंस स्पोक, द क्रिमिनल डिड नॉट स्पीक। हाँ, डिड नॉट स्पीक, यहाँ पे नॉट अ सिंगल वर्ड बोला तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो स्पोक का सेकंड फॉर्म अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, डिड नॉट स्पीक। ये तो हमको क्लियर ही हो गया क्योंकि सेंटेंस ही नेगेटिव है। तो डिड नॉट स्पीक, यहाँ पे एक ही मात्र ऐसा शब्द है जो नेगेटिव है। स्पोक नॉट तो बोलते भी नहीं है, जब आप पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हो तो क्या बोलते हो, आई डिड नॉट गो, आई वेंट नॉट, ऐसा तो बोलते भी नहीं हो, इसलिए ये हो गया गलत। और द क्रिमिनल सैम दिस स्पोक नो वर्ड, ये मीनिंग को वैसे नहीं बना रहा है। डिड नॉट स्पीक अ वर्ड इन सेल्फ डिफेंस, उसने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं कहा, स्पोक इन सेल्फ डिफेंस नॉट अ वर्ड, ये मीनिंग को जमा नहीं पा रहा है सेंटेंस, इसलिए हमको ये आंसर देना पड़ रहा है। आई बात समझ में, मीनिंग को भी ध्यान देना और कंसेप्ट को भी ध्यान देना। फॉर इट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एजेंट, जो भी एजेंट था, द एजेंट हैड डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट हैड बीन इवनिंग, मतलब इवनिंग होने के पहले पहले जो एजेंट था उसने जो राज था वो ओपन कर दिया, सबको बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया। क्लोज यानी छुपा लेना, डिस्क्लोज यानी उजागर कर देना। तो देखो हैड डिस्क्लोज लिखा हुआ है ना, आंसर हैज, हैव, हैड वाले बीन पे लगेंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आप ऐसा पहले ऑप्शन ढूंढो जिसमें हेड वाले हैड बीन V3 पे जाता हो। यहां तो वॉज आ गया, गलत। यहां हैड डिस्क्लोज लिखा है, ये भी गलत। यहां हैड बीन डिस्क्लोज लिखा है, ये हो सकता है, और यहां वॉज डिस्क्लोज लिख दिया तो ये भी गलत हो गया। अब हमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ट्रिक में आंसर मिलता है कि हैड V3 वाले हैड बीन V3 में बदलते हैं, और हैड बीन V3 पूरे ऑप्शन में सिर्फ एक जगह लिखा है, तो हमारा आंसर ये हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। She said to रीता, उसने रीता से कहा प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क, आप मुझे मेरे होमवर्क करने में मदद कर दीजिए। तो प्लीज वाले सेंटेंस है, मतलब रिक्वेस्ट पे जाएगा, तो सी रिक्वेस्टेड रीता, ये ठीक है। सी रिक्वेस्टेड हर, हर क्यों आएगा, रीता आएगा। सी रिक्वेस्टेड हर, सॉरी रीता, सी रिक्वेस्टेड रीता, यहां तक तो तीनों सेंटेंस सही है। टू हेल्प हर, टू हेल्प हर, ये वाला तो हमारा गलत ही हो गया। टू हेल्प हर, टू हेल्प हर। अब आगे क्या लिखा है, विथ माई होमवर्क, ये बाकी चीजें यहाँ पे गायब होती हैं तो ये सही नहीं है। विथ हर होमवर्क हो सकता था, लेकिन यहाँ हर लिख दिया। विथ हर होमवर्क, हाँ ये पूरा वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, विथ विथ सब गायब हो गया, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, हमारा आंसर सही हो गया ये वाला, थर्ड वाला। हमको मीनिंग और कंसेप्ट, लॉजिक तीनों ढूंढ के चलने, ठीक। चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What did you eat for breakfast today? क्यों भैया तुमने आज नाश्ते में क्या खाया, उसने पूछा।
व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा। तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, द डॉक्टर आस्क्ड, सब में एक जैसा लिखा है। अब व्हाट डिड यू ईट, जो व्हाट वाले क्वेश्चन होते हैं नरेशन में, उसको उसी शब्द से बनाते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब वाले होते तो इफ या वेदर से बनाते, और WH वाले WH से बनते हैं। ये मैंने रूल पढ़ाया है। तो ये वेदर से बनाया इन्होंने, ये तो सही नहीं है। व्हाट से क्वेश्चन था तो ये व्हाट लिखा है, ये वेदर लिखा है गलत, ये भी वेदर लिखा है गलत। भाई ये तो सेंटेंस एक बार में क्लिक हो जाएगा, 1 सेकंड का आंसर है। ये वेदर से बन नहीं सकता क्योंकि ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू ही नहीं हुआ। मैंने 2 रूल बताए थे नरेशन में, हेल्पिंग वर्ब से बना हो तो इफ, वेदर से बनेगा, WH से शुरू होता हो तो WH बनेगा। WH मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, बाय, हाउ। तो ये व्हाट है, व्हाट से ही बना तो व्हाट का ही आंसर होगा ना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, टिक लगाओ, आगे बढ़ो। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम को निकालना ऐसे ही करना पड़ेगा, फटाफट वाला काम। यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, तुम्हें ये करंट वाला तार छूने की जरूरत नहीं है। डैश यू आर केयरलेस, अगर आप केयरलेस हो तो ही आप छूना, केयरलेस इंसान को छूने की, अनलेस यू आर, अगर आप केयरलेस नहीं हो तो आपको इसको छूने की जरूरत नहीं है। मतलब ध्यान दो, मत छुओ। तो अनलेस मतलब जब तक या यदि का सेंस लेता है। अनलेस, यदि आप, मैं क्या बोल रहा है, यदि आप केयरलेस नहीं हैं तो आपको ये वायर टच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केयरफुल लोग टच नहीं करेंगे। ठीक, ये मीनिंग है उसका। आइए, अंटिल जब तक टच नहीं करोगे, और टच नहीं करोगे, परंतु टच नहीं करोगे, मीनिंग फिट नहीं हो रहा, इसलिए आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पीपल नो, सभी लोगों को पता है, सब जानते हैं कि, सभी लोगों को पता है कि सबसे सर्वशक्तिमान ईश्वर है। दैट एवरीबडी नोज दैट, हर कोई जानता है कि, ये दैट क्या है, कि, इसलिए ऐसा आ रहा है। देन तो है नहीं, इफ तो है नहीं, मीनिंग गलत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50% ऑफ द अमाउंट, जो 50% अमाउंट था वो हम दे चुके हैं, तो दिया जा चुका है, अभी तक दिया जा चुका है। और अमाउंट अनकाउंटेबल, 50% उस पर भी अनकाउंटेबल है, इसलिए हैव नहीं आएगा। वॉज के साथ तो बीन लगता भी नहीं है, वॉज बीन का कोई स्ट्रक्चर है नहीं ग्रामर में, इज बीन का भी स्ट्रक्चर नहीं है ग्रामर में, हैव हो नहीं सकता क्योंकि अमाउंट सिंगुलर है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। सिंपल था, ये तो बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हर वेजेस, उसकी जो जो दिहाड़ी, मजदूरी जिसको बोलते हैं, मिलती है वो 5,000 रुपए महीना है। अब ये जो वेजेस है ना, वेजेस तो वैसे अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन उसने उसको काउंट करके बताया कि 5,000 रुपए। अगर वेजेस अनकाउंटेबल गिने जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, हिज वेज इज सिन, मतलब उसने जो किया वो उसको भुगतना पड़ेगा, तो वेज अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन वेज को इन्होंने वेजेस बनाया और उसको 5,000 रुपए में काउंट करके बताने की कोशिश की है, इसलिए वेजेस को यहाँ पे प्लूरल मानेंगे और आंसर आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल है। अब हम कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स पे जाते हैं। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जिसको बोलते हैं कठोर निर्णय लेने वाला, तो इसका आंसर स्ट्रिक्ट एक ही बार में लिखा है। एविडेंस मतलब प्रतीत होना, दिखना। फार फेच यानी खींचना, कंपल्सरी यानी जरूरी। स्ट्रिंजेंट यानी होता सख्त, और स्ट्रिक्ट मतलब भी होता है कठोर या सख्त। ये आंसर हमारा हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉनोट, कॉनोटेशन का मतलब होता है कन्वॉय, कन्वॉय मतलब किसी चीज को जोड़ना या इकट्ठा कर देना, ठीक है, या जांच भी होता है इसका एक मतलब। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। सब्सीक्वेंट मतलब होता है एक के बाद एक, ये सब्सीक्वेंट मतलब एक के बाद एक। तो इसका उल्टा पूछा उसने, एंटोनिम पूछा मतलब पहले का, तो ये हो गया प्रीसीडिंग, मतलब यहां से ये आगे बढ़ेगा। अब सब्सीक्वेंट यानी आगे से आगे, प्रीसीडिंग मतलब पीछे से आगे, ये मतलब है, तो उसका उल्टा हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। वैसे भी अलूफ यानी दूर होता है, इंफीरियर यानी कमजोर होता है, डिसमिसिव यानी जो दब जाए वो होता है, तो मीनिंग वैसा भी है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिडंडेंट मतलब होता है आवश्यकता से अधिक कोई चीज होना, तो इसका उल्टा क्या होगा, कंसाइज यानी कम होना। रिडंडेंट अधिक, कंसाइज कम, ये उसका रूल हो गया। वर्डी मतलब शब्दों से भरा हुआ, ये तो है नहीं। सरप्लस अधिकता, रिपीटिशन रिपीट, तो ज्यादा का उल्टा कम होना चाहिए ना, एंटोनिम पूछा है इसलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एडवर्ब, ही इज डैश नेवर एट होम, वो कभी भी घर पर नहीं मिलता है।
मैं जब भी जाता हूँ लगभग वो घर पे कभी मिलता ही नहीं है। ही इज नियरली नेवर तो है नहीं, क्योंकि नियरली और नेवर नेगेटिव वर्ड है। मोस्टली नेवर भी यूज कभी नहीं करते, नियरली नेवर मोस्टली नेवर यूज कभी नहीं होता। मोस्टली नेवर की जगह आप एटलीस्ट नेवर का यूज या ऑलमोस्ट नेवर का यूज करते हो, ये नियम है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, नियरली या मोस्टली नेवर नहीं होकर ऑलमोस्ट लगभग नहीं होता है। घर पर मैं जब भी जाता हूं तो घर पर लगभग वो मुझे नहीं मिलता है, ये उसका मीनिंग है। आइए नेक्स्ट लेते हैं। ओके, अब पैराग्राफ आ गया तो पहले पैराग्राफ के क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, फिर हम पैराग्राफ पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। Why did Bill Sykes utter a yell of terror? बिल साइकिस नाम का जो व्यक्ति है उसको चिल्लाया या चीखा क्यों, डर क्यों लगा, इसका मतलब उसको डर क्यों लगा। What was found close to Bill Sykes? बिल साइकिस को अपने बहुत नजदीक क्या मिला या क्या दिखा या क्या प्राप्त हुआ। Why did Bill Sykes want to drop? बिल साइकिस नीचे क्यों गिरना चाहता था। Why did he tumble over a parapet wall? वो पैरापेट वॉल, पैरापेट मतलब मेड़ या किसी छत की साइड की दीवार को बोलते हैं, वो पैरापेट वॉल से टंबल मतलब क्यों लुढ़क गया। और why did Bill Sykes keep a knife? बिल साइकिस के पास चाकू क्यों थी उसके हाथ में। ये है हमारे क्वेश्चन। तो मतलब ये है कोई चाकू थी, वो कहीं चढ़ा, वो कहीं गिरना चाहता था, उसको डर लगा, कुछ इस टाइप का इस टाइप का पैराग्राफ है। तो अब आप इस पैराग्राफ को एक बार देख लीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब हम पढ़ते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। बिल साइकिस वाज डिटरमाइंड टू मेक वन लास्ट एफर्ट। बिल साइकिस ने एक बार अंतिम प्रयास करने के लिए फिर से दृढ़ता दिखाई। बाय फॉर हिज लाइफ बाय ड्रॉपिंग इनटू अ क्रीक। वो ना एक क्रीक मतलब एक बहुत ऊंचाई से जब कोई चीज नीचे आती है तो जहां पानी या खाई हो वहां वो कूदना चाहता था एक्चुअली। एंड एंडेवरिंग टू क्रीप अवे इन द डार्कनेस एंड कंफ्यूजन। और वो ढूंढना चाहता था कि उस क्रीप के अंधे मतलब जो डार्कनेस था, अंधकार था, वहां पे क्या है, उसके कंफ्यूजन को भी दूर करना चाहता। क्लोज बाय हिम वॉज अ चिमनी। तो वो कहीं पे रहा होगा, लटका होगा, तो वो नीचे जाना चाह रहा होगा। तो उसने देखा कि जब वो वहां पे फंसा हुआ या अटका था तो उसने देखा उसके पास में एक चिमनी उसको नजर आ गई, चिमनी दिख गई। He set his foot against him। उसने अपने पैरों को उस चिमनी तक ले गया, ठीक है। Fasten one end of the cord। और उस क्योंकि वो दीवार से या किसी चट्टान से उतर रहा होगा तो उसने उसके पास जो रस्सी थी उसने उस रस्सी को लेके उस चिमनी के पास बांध दिया, चिमनी से लपेट कर बांध दिया राउंड इट। एंड विथ अदर मेड अ स्ट्रॉन्ग रनिंग लूप। और उससे बांधकर एक चलने वाली रस्सी बनाई। चलने वाली रस्सी मतलब आपने देखा होगा ना, मैंने एक स्लाइड बनाई है, वैसे आप देखो यहाँ पर ये जो लड़का है ना ये उतर रहा है नीचे, आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है। ये एक मान लेते ये दीवार है जहां से वो उतर रहा है, यहाँ पास में उसको एक चिमनी दिख गई है और यहाँ नीचे वो पूरा क्रीक है जहां पे उसको गिरना है बेसिकली। तो यहां से ना उसने चिमनी से लपेट के एक रस्सी ऐसे बांध दी है। तो जनरली जब हम उतरते हैं तो एक रस्सी टाइट बंधी होती है और एक रस्सी लूज बंधी होती है हम उतरने के लिए। तो यही उसने बताया वहां पे कि राउंड करके एक रस्सी बांध दी है और अब एक रस्सी को वो रनिंग लूप बना रहा है। रनिंग लूप का मतलब होता है जो ढीली होगी और हम धीरे धीरे जिसमें नीचे उतर पाएंगे, ठीक है। तो रनिंग लूप उसने बना दिया है। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। तो रनिंग लूप, ही कुड लेट हिमसेल्फ डाउन बाय द कॉर्ड, जिससे वो अपने आप को वहां नीचे जा सके। राउंड कॉर्ड एंड विद इन अ फ्यू फीट ऑफ द क्रीक देन कट इट देयर अ ड्रॉप। और जब वो नीचे जाएगा और जब वो बिल्कुल क्रीक के नजदीक जाएगा तो वो रस्सी को काट देगा और नीचे कूद जाएगा, ऐसा उसने सोचा था। He had his knife ready in his hand। और उसने अपने हाथ में एक चाकू को भी पकड़ के साथ साथ रखा हुआ था। But at the very instant that he brought a loop over his head। लेकिन जैसे ही उसने अपने लूप को उसके हेड के ऊपर से लेकर गया, something seemed to make him turn। जैसे ही वो ऐसे झुक के ऐसे कर रहा होगा देखने के लिए तो देखकर वो नीचे घबरा गया, डर गया। He stared behind him on the roof। कोई चीज नीचे थी और वो चमक रही थी उसकी आंखें, मतलब स्टेयर कर रहा था, स्टेयर मतलब घूर रहा था नीचे से ऊपर देखकर। और ऊपर कौन था, वो बिल नाम का था लड़का जो नीचे उतर रहा था और नीचे से कोई उसको घूर रहा था।
एंड थ्रू हिज आर्म्स अबव हिज हेड एंड अटर्ड ए येल ऑफ टेरर। और जैसे उसने देखा कि कोई चीज उसको घूर रही है नीचे से ऊपर, वो घबरा गया और उसने अपने ऐसे हाथ छोड़े, हाथ ऐसे छोड़ दिए और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। द आईज अगेन ही क्राइड, उसने कहा अरे फिर से वही आंख मुझे दिखी, और वो उसने चिल्लाया। स्टैगरिंग एज इफ, ऐसे स्टैगर कर रहा था बाय द लाइट, उसकी आंखें लाइट की वजह से बहुत चमक रही थी। ही लॉस्ट हिज बैलेंस, तो जो बिल नाम का लड़का था क्योंकि डर गया वो, तो उसने रस्सी छोड़ दी थी तो वो अपना बैलेंस खो गया। एंड टम्बल्ड ओवर द पैरापेट, और जो दीवार या जो पैरापेट बाउंड्री वॉल टाइप होती है उससे वो लुढ़क गया, मतलब जिससे भी वो जगह से नीचे उतर रहा होगा। द मूस वॉज ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पे वो मूस लगा। एक मूस एक हिरण के जैसा दिखने वाला जानवर होता है, वो मैंने फोटो लगाई आगे दिखा दूंगा। उसकी नेक पर वो लगा, जैसे ही वो मूस के नेक पर लगा, इट रैन अप विथ हिज वेट एंड टाइटेंड, उसकी जैसी नेक पे लगा वो मूस दौड़कर भाग गया, और जिससे वो मतलब रस्सी से उस हाथ में बंधा था वो तो व्यक्ति नीचे था, लेकिन मूस भाग गया, उसे टकराया। he fell over 5 and 30 फीट, वो लगभग 30 से 50 फीट के आसपास वो नीचे गिरा। देयर वॉज सडन जर्क, और अचानक जैसे वो गिरते जा रहा था ना, तो गिरते वो एकदम से जर्क, उसको झटका लगा और वो रुक गया क्योंकि रस्सी बंधी हुई थी ना। एंड देयर ही हंग, और वो वहीं लटक गया। विद द ओपन नाइफ, उसके पास एक खुली हुई चाकू थी। स्टिल क्लेंस्ड इन हिज स्टिफिंग हैंड, और अभी भी उसने मजबूती से उस चाकू को पकड़ा हुआ था। ये पूरा पैराग्राफ ऊपर से नीचे जा रहा है, और नीचे एक आंख चमकदार थी उसको दिखी, वो घबरा गया और वो एक मूस पे भी टकराया, साथ ही साथ वो जहां से भी उतर रहा होगा पैरापेट के आसपास, और उससे टकराया, उसको देखा उसने घूरती हुई आंखें, वो घबरा गया, लेकिन उसके हाथ में चाकू थी। चाकू इसलिए थी कि जब वो नीचे उतर जाएगा तो उसको काट देगा रस्सी को और नीचे उतर आएगा। ये है टोटल पैराग्राफ। और आइए अब आगे देखते हैं, हम इसके क्वेश्चन में पूरा हटा देता हूं। और जिससे वो टकराया था वो मूस था, इस ऐसे वाले हिरण को मूस कहते हैं, ठीक है। ये वाला हिरण है और ये ऐसे नीचे उतर रहा है, इसका मतलब ये है वो, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। वाई डिड बिल सीक अटर टेरर, मतलब वो डर के मारे चिल्लाया क्यों? उसने घोस्ट देखा? नहीं पता। उसने कोई गन वाला व्यक्ति देखा? उसने एक आंख देखी जो चमकदार थी और उसकी तरफ घूर रही थी, वो किसकी थी ये उसे नहीं पता, लेकिन ये एक घूरती हुई आंख उसने जरूर देखी, डरावनी उसको लगी। ये हमारा आंसर है उसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाउंड क्लोज बाय द बिल साइकिस। बिल साइकिस को क्या चीज पास में मिली? उसको एक चिमनी मिली थी, आपको याद होगा, जिससे उसने रस्सी बांधी थी और फिर नीचे उतर रहा था, तो उसको एक चिमनी दिख गई जिससे उसने रस्सी बांधी थी। ये उसका इसका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिल साइकिस वांट टू ड्रॉप, बिल साइकिस नीचे कहाँ गिरना चाहता था? क्रीक में, एक नीचे खाई के नीचे पानी वगैरह भरा होता है ना, जहां पे वो नीचे गिरना चाह रहा था, तो वो क्रीक में गिरना चाह रहा था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ। और वाई डिड ही टम्बल्ड ओवर पैरापेट, वो पैरापेट से क्यों टकरा गया? क्योंकि उसने अपना बैलेंस खो दिया था, जैसे उसने वो आंखें देखी तो घबरा गया और बैलेंस खो दिया, उससे वो टकरा के नीचे गिरने लगा, ठीक। ये उसका क्वेश्चन था। और वाई डिड बिल साइकिस कीप अ नाइफ इन हिज हैंड, उसके हाथ में चाकू क्यों थी? वो चाहता था एट द एंड वो रस्सी को काट के नीचे कूद जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन है? इसका आंसर क्या हो गया? टू कट अ, वन सेकेंड, ये क्या गया, टू कट अ रोप, इसलिए आंसर आया टू कट अ रोप। ये है हमारे पूरे आंसर, टू कट अ रोप। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया, इसके क्वेश्चन समझ में आ गए, प्लस आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं मेरी, आपके मार्क्स ईश्वर करे बढ़ते चले जाएं, 30 में से 50 नंबर आ जाएं आपके, मैं तो ये भी चाहता हूं, लेकिन ठीक है 30 में से 30 ही आएंगे, पर 30 में से 30 ही आएंगे, मैं ये चाहता हूं, एक भी नंबर आपके ना घटे, ठीक है। तो चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ हम मिलेंगे फिर एक नए पेपर में। पढ़ते रहिए, जोश बनाए रखिए, बाय बाय।